टू कॉमर्स स्पिरिट द सीएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंपनी लॉ के एमसीक्यूज को। ये पार्ट 3 है। इसके पहले के जो 2 पार्ट्स है उसमें 60 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं, प्लस करेंगे हम लोग 40 क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से। तो ये हो जाएगा 100 पेपर 1 से रिलेटेड। फिर पेपर 2 का इंग्लिश में टाइप हो चुका है, बस उसको हिंदी में कन्वर्ट करना है। तो आज कल परसों 2-3 दिन में उसको भी ख़त्म कर लिया जाएगा। उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग को स्टार्ट किया जाएगा, क्योंकि कई लोग कॉमेंट कर रहे थे कि मैम कॉस्ट अकाउंटिंग का करा दीजिए, तो वो भी करवा दिया जाएगा। बस ये है कि उसके क्वेश्चन अभी कुछ ही कंप्लीट हुए हैं, पूरा नहीं हो पाया है। तो वो इंग्लिश में जैसे ही कंप्लीट हो जाता है वैसे उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके फिर अपलोड कर दिया जाएगा। अभी समय है 2 दिन 3 दिन का, जब तक कंपनी लॉ नहीं ख़त्म हो जाता है। उसके बाद उसको स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि एमसीक्यू पैटर्न में क्या होता है कि जैसे किसी और का दिमाग सेम टॉपिक है, 2 लोग 2 तरीके से उससे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो जब आप ऑप्शन समझे रहेंगे, क्वेश्चन को समझे रहेंगे, तो एमसीक्यू ऐसा भी पूछे आप आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो मैं बताऊं वही एज इट इज़ छाप दें, एज इट इज़ हो ही नहीं सकता है। 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एज इट इज़ पूछ सकते हैं, और किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि जो मैं पढ़ाऊँ वही आए, चाहे कोई और पढ़ाए वही आए, उससे मिलता जुलता आता है। और कोशिश हमेशा ये रहती है कि उसको पढ़ाया जाए तो उससे मिलता जुलता आ जाए, और आप लोग को पसंद आता है तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। लीगल पोजीशन ऑफ अ प्रमोटर ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी के प्रवर्तक की कानूनी स्थिति कैसी होती है, वैधानिक स्थिति कैसी होती है? तो वो होता है इन अ फिड्यूसरी कैपेसिटी। उसको ट्रस्टी भी हम लोग बोलते हैं, लेकिन ट्रस्टी से ज़्यादा उसमें फिड्यूसरी का रिलेशनशिप होता है, भरोसे का। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ कंपनी इज सेड टू हैव बीन रजिस्टर्ड व्हेन। कंपनी का को पंजीकृत कब माना जाता है, कब कहा जाता है कि कंपनी का पंजीकरण हो चुका है? तो जब उसको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल जाता है। क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड कब कही जाती है, कब वो कही जाती है कि उसका निगमन हो चुका है? तो जब उसको निगमन प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाता है, और ये प्राप्त किससे होता है? कंपनी के रजिस्ट्रार से प्राप्त होता है। तो ये ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इज नॉट रिक्वायर्ड बाई। कौन सी कंपनी के द्वारा व्यवसाय शुरू करने के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है? तो ये प्रीवियस वीडियो में ये सेम क्वेश्चन नहीं था, बस इससे मिलता जुलता था। तो ये था प्राइवेट कंपनी, कोई भी निजी कंपनी है तो वो जब इनकॉर्पोरेट हो जाती है। इनकॉर्पोरेट कब होगी? जब उसको निगमन प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। जैसे उसको निगमन प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ, वो अपने व्यवसाय को प्रारंभ कर सकती है। लेकिन वहीं पर जब पब्लिक कंपनी की बात आती है, तो जब तक उसको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट प्लस सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ये दोनों नहीं मिल जाते हैं, तब तक वो अपने व्यवसाय को प्रारंभ नहीं कर सकती है। तो ये पब्लिक कंपनी होगा। अगर बोलता है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इज रिक्वायर्ड, तो पब्लिक कंपनी है। नॉट रिक्वायर्ड तो प्राइवेट कंपनी है। आई होप समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 4 है, एन ऑडिट कमेटी में इंक्लूड। एक अंकेक्षण समिति में कौन सम्मिलित हो सकता है? तो ऑडिटर होता है, कंपनी सेक्रेटरी होता है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। तो ऑल ऑफ द अबव होगा। गैर कार्यकारी निदेशक, कंपनी का सचिव और अंकेक्षक। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स इंक्लूडेड क्लॉज 49। क्लॉज 49 कौन सी रिपोर्ट में सम्मिलित किया गया था? तो ये था कुमार मंगलम बिरला समिति एक बनाई गई थी, उसमें उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की थी। उस रिपोर्ट का नाम था कुमार मंगलम बिरला रिपोर्ट। वहाँ पे क्लॉज 49 को इंक्लूड किया था कि कंपनी जो भी CSR करती है, यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, समाज के लिए जो भी अपने उत्तरदायित्व को निभाती है, कंपनी को उसका ऑडिटिंग करवाना है। यही क्लॉज 49 में था। क्वेश्चन नंबर 6 है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन शुड बी रिसीव्ड विद इन डैश डेज। अब सबसे पहली बात तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, जितने लोग को पता होगा वो ज़रूर बताएंगे कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितने परसेंटेज कहा जाता है, फेस वैल्यू का या नॉमिनल वैल्यू का कितना % अगर रिसीव हो जाता है तो उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन माना जाता है, न्यूनतम अभिधान। अब बोला है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितने दिनों में मिल जाना चाहिए। जिस दिन से शेयर इशू किया गया है उस दिन से लेकर के 120 दिन लगाएंगे तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल जाना चाहिए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्यों रिक्वायर्ड होता है? ताकि कंपनी अलॉटमेंट कर सके, यानी कि अंशों का आवंटन कर सके। आवेदन जब तक प्राप्त नहीं होता तब तक वो आवंटन नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी शुड बी रिफंडेड विद इन। यदि न्यूनतम अभिदान की राशि
नहीं प्राप्त होती है तो आवेदन की राशि कितने दिनों में वापस कर देनी चाहिए? तो ये होता है 10 दिनों के अंदर। जिस दिन से एप्लीकेशन क्लोज होता है उस दिन से गिना जाता है अगले 10 दिन में। और अगर मान लीजिए 10 दिन के बाद भी उन्होंने पैसा वापस नहीं किया है, जिन्होंने भी एप्लीकेशन दिया है, तो उसके बाद इंटरेस्ट देना पड़ता है उनको उनके पैसे पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, द टर्म कंपनी इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ द कंपनी एक्ट? कंपनी शब्द अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? ये आई थिंक सबको याद होगा, कंपनी अधिनियम की धारा 2 उपधारा 20। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी बिलोंग्स टू? कंपनी की संपत्ति किससे संबंधित होती है? तो वो कंपनी, ये कौन सा फीचर बोलता है कंपनी का? तो वो है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी को हिंदी में कहते हैं पृथक अस्तित्व। उसमें क्या होता है, कंपनी का अस्तित्व अलग है, जो उसके मेंबर्स हैं उनका अस्तित्व अलग है। मेंबर्स की प्रॉपर्टी मेंबर्स की है, कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी की है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, इसको थोड़ा सा घुमा करके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, विच कंपनी शेयर कैन बी फ्रीली ट्रांसफरेबल? किस कंपनी के शेयर मुक्त रूप से हस्तांतरणीय होते हैं? तो ये होता है पब्लिक कंपनी, ऑप्शन बी होगा। प्राइवेट कंपनी नहीं होता है। प्राइवेट कंपनी की जब आप डेफिनेशन ही पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहता है रेस्ट्रिक्ट ट्रांसफर ऑफ शेयर, यानी कि अपने शेयर के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है। तो प्राइवेट कंपनी नहीं होगा। पब्लिक कंपनी में क्या होता है, जो कहती है कि हमारे अंशों को आसानी से हस्तांतरित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, द कंपनीज नेशनैलिटी इज डिसाइडेड बाई? कंपनी की राष्ट्रीयता किसके द्वारा तय की जाती है? तो उसके रजिस्टर्ड ऑफिस के द्वारा। जैसे अगर इंडिया में उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है तो इंडियन कंपनी हो गई, विदेश में कहीं पे है तो फॉरेन कंपनी हो गई। क्वेश्चन नंबर 12 है, द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इफ कंपनी इज लिमिटेड बाई गारंटी? यदि कंपनी गारंटी द्वारा सीमित है तो सदस्यों का दायित्व कहाँ तक जाएगा? तो वो जाएगा गारंटीड अमाउंट तक, यानी कि गारंटी की जो राशि होगी वहाँ तक। जो भी लाइबिलिटीज होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, शेयर्स पर या फिर तो गारंटी पर। तो जो शेयर्स वाला होता है वो लाइबिलिटी कहाँ तक जाती है? जहाँ पर अंशधारी ने भुगतान नहीं किया है। 100 रुपये का अंश था, उसने 20 रुपये दे दिया है, तो जो शेयर होल्डर है उसकी लाइबिलिटी कितने रुपए तक है? सिर्फ 80 रुपये तक है। गारंटी में क्या होता है, जो सदस्य होते हैं वो स्वीकार करते हैं कि जब कंपनी का समापन होगा, जब कंपनी ख़त्म होगी तो उस टाइम पे आपके जितने भी दायित्व होंगे उसमें से 20,000 का भुगतान हम कर देंगे। ये एग्जाम्पल के लिए है, 20,000 का भुगतान कर देंगे। तो उस शेयर धारक का जो सदस्य है उसकी लाइबिलिटी कहाँ तक जाएगी? सिर्फ 20,000 तक, जितना उसने भुगतान करने के लिए गारंटी लिया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, गारंटेड अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 13 है, कन्वर्टिंग अ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी रिक्वायर्स अ स्पेशल रेजोल्यूशन? एक सार्वजनिक कंपनी को, सार्वजनिक मतलब क्या है, पब्लिक कंपनी है, और उसको ट्रांसफ़र कहाँ कर रहे हैं? प्राइवेट कंपनी में। इसके लिए क्या चाहिए? विशेष प्रस्ताव चाहिए, स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए। उसके साथ साथ क्या होता है, जो विशेष प्रस्ताव होगा वो कौन देगा? मेंबर्स देंगे, और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मंजूरी लेनी पड़ती है, क्योंकि माना जाता है कि ये समाज के कल्याण के लिए बनाई गई है सार्वजनिक कंपनी। उसको जब आप निजी कंपनी में परिवर्तित करने जा रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी परमिशन चाहिए, और जो स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया जाएगा वो उसके मेंबर्स पास करेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ऑडिट कमिटी शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ रेफरेंस टू बी स्पेसिफाइड बाई? लेखा परीक्षक समिति डैश द्वारा निर्दिष्ट संदर्भ के शर्तों के अनुसार कार्य करेगी। तो किसके द्वारा कार्य करती है? वो बीओडी, जो उनको काम बोलते हैं, उसके अनुसार ही काम करती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अ पर्सन कैन नॉट बी डायरेक्टर ऑफ मोर देन डैश एज पर कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2000? कंपनी संशोधन अधिनियम 2000 के अनुसार एक व्यक्ति डैश से अधिक कंपनी का निदेशक नहीं हो सकता है। ये कई बार क्वेश्चन में मैंने बताया भी है कि कोई भी डायरेक्ट पर्सन है वो मैक्सिमम कितनी कंपनी तक जा सकता है? वो 15 कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, द रेमुनरेशन पेएबल टू अ होल टाइम डायरेक्टर ऑफ कंपनी शुड नॉट एक्सीड? कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक को देय पारिश्रमिक कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? तो वो 5% ऑफ नेट प्रॉफिट से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, अ ट्रांसफर इन विच द सिग्नेचर ऑफ ट्रांसफरर इज फॉर्ज्ड इज कॉल्ड डैश ट्रांसफर? एक हस्तांतरण जिसमें
हस्तांतरणकर्ता के हस्ताक्षर जाली हैं तो उसे किस प्रकार का हस्तांतरण कहते हैं? तो उसे कहते हैं जाली हस्तांतरण, जहाँ पे सिग्नेचर नकली किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, डैश ट्रांसफर वेयर बाई द ट्रांसफरर हैंड ओवर द बायर द शेयर सर्टिफिकेट एंड ब्लैंक ट्रांसफर डेट। हस्तांतरण जिसमें हस्तांतरणकर्ता खरीदार को शेयर सर्टिफिकेट और एक खाली हस्तांतरण लेख सौंपता है तो उसे क्या कहते हैं? ब्लैंक हस्तांतरण या खाली हस्तांतरण। क्वेश्चन नंबर 19 है, द रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट मस्ट बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज विद इन डैश ऑफ अलॉटमेंट। आवंटन की विवरणी आवंटन के डैश दिन के भीतर कंपनी के रजिस्ट्रार के पास दाखिल कर देनी चाहिए। तो ये होता है 30 दिन के अंदर। रिटर्न फाइल करते हैं जब भी अलॉटमेंट के लिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जाता है वो, और 30 दिन के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, अ कंपनी इज कॉल्ड एन आर्टिफिशियल पर्सन बिकॉज। एक कंपनी को कृत्रिम व्यक्ति क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें क्या होता है, ये सिर्फ कानून की दृष्टि में ही है, इसीलिए इसको कृत्रिम व्यक्ति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, द कॉमन सील ऑफ कंपनी शुड हैव। कंपनी की सर्व मुद्रा में क्या होना चाहिए? तो कंपनी का नाम होता है, कंपनी के साथ कॉरपोरेट सील लिखा होना आवश्यक है, और कंपनी का स्थान कहाँ पे है, प्लेस ऑफ कंपनी, ये तीनों चीज़ें होती हैं तो ऑल ऑफ द अबव होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, पावर ऑफ यूज ऑफ ऑफिशियल सील ऑफ कंपनी आउटसाइड इंडिया इज टू बी ऑथोराइज्ड बाई। भारत के बाहर कंपनी के आधिकारिक मुहर का प्रयोग करने की शक्ति किसके द्वारा दी जाती है? तो ये दिया जाता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, अ कंपनी कम इनटू एग्जिस्टेंस एज अ पर्सन ऑन। एक कंपनी व्यक्ति के रूप में कब कानूनी अस्तित्व में आती है? तो ये पहले ही बताया है कि जिस दिन उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल जाता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से, वो लीगल पर्सन बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, अ रजिस्टर्ड कंपनी इज द कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड। एक पंजीकृत कंपनी वह कंपनी है जो निगमित है, जहाँ पे कंपनी अधिनियम के अंतर्गत जब वो रजिस्टर्ड हो जाती है तो उसे रजिस्टर्ड कंपनी कहते हैं, और अगर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से वो बनती है तो क्या कहलाई जाती है? स्टैट्यूटरी कंपनी, उसको वैधानिक कंपनी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, वेयर अ डायरेक्टर एक्ट डिसऑनेस्टली टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी ही विल हेल्ड लाइबल फॉर। जहाँ एक निदेशक कंपनी के हित में बेईमानी करता है तो वो किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो वो होता है ब्रीच ऑफ फिड्यूसरी ड्यूटी। उसका काम क्या होता है? एक प्रत्ययी के रूप में काम करना, भरोसेमंद इंसान की तरह काम करना। अगर वो बेईमानी करता है तो ब्रीच ऑफ फिड्यूसरी ड्यूटी उसका होता है, फिर उसके बाद जो उसको सज़ा मिलती है वो अलग से रहता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, द मैक्सिम डेलीगेट्स नॉन पोटेस्ट डेलीकेयर स्टेट्स दैट। इस मैक्सिम का मतलब क्या है? तो जिसको ड्यूटी डेलीगेट की गई है वो किसी और को ड्यूटी नहीं दे सकता, यानी कि कर्तव्य का हस्तांतरण नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी, ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट देयर ड्यूटीज़। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आपको कोई काम मिला, मम्मी ने आपको कोई काम करने को बोला, वो आपका कर्तव्य था कि आप उसको कर दीजिएगा, आपने किसी और को वो ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये मैक्सिम कहता है कि अगर आपको कोई काम करने को बोला गया है तो आप किसी और को वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सारी की सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। मम्मी आपसे डायरेक्ट आकर के पूछेंगे, किसी और पर्सन से जा कर के नहीं पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कैन बी ऑल्टर्ड बाई। अंतर्नियम को किस प्रकार से बदला जा सकता है? तो अंतर्नियम हो गया, चाहे सीमा नियम हो गया, स्पेशल रिजोल्यूशन की आवश्यकता होती है, विशेष प्रस्ताव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, अ चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर कैन बी इफेक्टेड बाई। एक राज्य से दूसरे राज्य में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में परिवर्तन किया जाना है तो वो किस प्रकार हो सकता है? सबसे पहले क्या आता है? स्पेशल रिजोल्यूशन आता है, और उसके साथ साथ कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के द्वारा अनुमति आती है। तो ऑप्शन नंबर डी है स्पेशल रिजोल्यूशन एंड कन्फर्मेशन ऑफ कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। क्वेश्चन नंबर 29 है, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज एन एक्सेप्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ। आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत डैश के सिद्धांत का अपवाद है, तो ये है कंस्ट्रक्टिव नोटिस, रचनात्मक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 30 है, अ कंपनी कैन चेंजेस इट्स नेम बाय पासिंग डैश रिजोल्यूशन। कंपनी अपने नाम में परिवर्तन कर सकती है तो वो स्पेशल रिजोल्यूशन के साथ, यानी कि विशेष प्रस्ताव पारित करके। क्वेश्चन नंबर 31 है,
डैश मीन्स अ प्रॉस्पेक्टस इशूड बाई एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और फॉर वन और मोर इशूज ऑफ सिक्योरिटीज स्पेसिफाइड इन दैट डॉक्यूमेंट। कौन सा ऐसा प्रॉस्पेक्टस है जो कि किसी वित्तीय संस्थान द्वारा या किसी बैंक के द्वारा प्रतिभूतियों को निर्गमित करने के लिए किया जाता है, जिसमें एक बार या फिर एक से अधिक बार प्रतिभूतियों का निर्गमन किया जाता है, तो वो क्या होता है, सेल्फ प्रॉस्पेक्टस होता है। ये अगर आपने डेफिनेशन पढ़ा होगा तो ये पूरा का पूरा डेफिनेशन ही है सेल्फ प्रॉस्पेक्टस का। और हिंदी में सेल्फ प्रॉस्पेक्टस को सेल्फ प्रविवरण कहते हैं, इसलिए मैंने उसका हिंदी नहीं लिखा। क्वेश्चन नंबर 32 है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डज नॉट इंक्लूड। सीमा नियम में क्या सम्मिलित नहीं होता है, तो सब्सक्रिप्शन क्लॉज हो गया, कैपिटल क्लॉज हो गया और लाइबिलिटी क्लॉज, तीनों लिखा रहता है। एसेट के लिए कोई उसमें से अलग से वाक्यांश नहीं बना हुआ है। टोटल 6 क्लॉज होते हैं, 6 वो पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, सेल्फ प्रॉस्पेक्टस मीन्स अ प्रॉस्पेक्टस इशूड बाई। सेल्फ प्रॉस्पेक्टस कौन इशू करता है, तो अभी जब डेफिनेशन पढ़ा होगा तो उसी में था पहली लाइन में ही कि वो कौन करता है, कोई वित्तीय संस्थान या बैंक उसको जारी करती है। क्वेश्चन नंबर 34 है, द डॉक्यूमेंट विच इन्वाइट्स द पब्लिक फॉर सब्सक्राइबिंग कैपिटल इन फॉर्म ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर इज कॉल्ड। कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो जनता को निर्गमित किया जाता है अंशों और ऋण पत्रों के लिए, तो वो क्या होता है, प्रविवरण, प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस का ये डेफिनेशन है, प्रॉस्पेक्टस इशूज फॉर इनवाइटिंग पब्लिक टू सब्सक्राइब कैपिटल इन फॉर्म ऑफ शेयर और डिबेंचर। इसी तरीके से आप उसको पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच ऑफ द डॉक्यूमेंट इज नॉट फाइल्ड टू रजिस्ट्रार एट टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब समामेलन किया जाता है तो कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो रजिस्ट्रार के पास नहीं जमा करवाया जा सकता है, तो वो होता है प्रविवरण। प्रविवरण क्यों नहीं वहाँ पे जमा किया जाता है, क्योंकि जब कंपनी बन जाती है उसके बाद जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है तब प्रॉस्पेक्टस इशू किया जाता है, क्योंकि उस टाइम पे क्या करना होता है, जनता को इन्वाइट करना होता है। लेकिन जब कंपनी बनाई जाती है तो मेमोरेंडम हो गया, अंतर नियम हो गया, कंसेंट ऑफ डायरेक्टर हो गया, तो ये सारी चीज़ें उसके पास जमा करनी आवश्यक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लॉज इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी के सीमा नियम में सबसे महत्वपूर्ण वाक्य क्या होता है, तो वो होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज, यानी कि उद्देश्य वाक्य। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कंपनी अपने उद्देश्यों के अनुसार ही काम करती है। जैसे ही वो अपने उद्देश्यों के बाहर गई वैसे ही वो क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है, कंपनी के ऊपर केस भी हो सकता है, इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, हु हैज सर्टेन रेमेडीज फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रॉस्पेक्टस अगेंस्ट द कंपनी एंड पर्सन इशूइंग द प्रॉस्पेक्टस। कंपनी और प्रॉस्पेक्टस जारी करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ प्रॉस्पेक्टस में अगर कुछ गलत लिखा हुआ प्रविवरण में, तो किसको कुछ रेमेडीज मिले हुए हैं, तो जो शेयर्स को खरीदने के लिए अप्लाई करता है उसे शेयर अलॉट कर दिए गए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, अ पर्सन हु हैज़ अप्लाइड फॉर शेयर्स इन कंपनी एंड हु हैज़ बीन अलॉटेड शेयर्स। एक व्यक्ति जिसने कंपनी के शेयर के लिए आवेदन किया था और उसे आवंटित कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 है, द स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस मस्ट बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार एटलीस्ट डैश बिफोर एनी अलॉटमेंट ऑफ शेयर इज मेड। प्रॉस्पेक्टस के बदले में शेयरों के आवंटन से पहले कम से कम कितने दिनों के पहले स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस को रजिस्ट्रार के पास जमा कर देना चाहिए, तो ये होता है 3 दिन पहले। जैसे शेयर्स को इशू करने वाले हैं उसके 3 दिन पहले कंपनी, कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो प्रॉस्पेक्टस को इशू नहीं करना चाहती हैं, तो प्रॉस्पेक्टस को के बदले में एक स्टेटमेंट जारी करती हैं और वो रजिस्ट्रार के पास ले जाकर के जमा कर देती हैं कि अगले 3 दिनों बाद हम उसको शेयर्स को जारी करने वाले हैं। तो वो कितना होना चाहिए, 3 दिन के पहले ही होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, नोटिस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी शैल बी गिवन टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी विद इन डैश डेज। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय की सूचना कंपनी के रजिस्ट्रार के पास कितने दिनों में पहुंचा देनी चाहिए, तो वो है 30 दिन। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, एन एक्ट विच इज टू बी अल्ट्रा वायर्स अ कंपनी इज। एक कार्य जो कंपनी के उद्देश्य वाक्य से परे होता है, तो वो किस प्रकार का कार्य होता है, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, वो क्या होता है, वॉइड होता है। कंपनी के ऊपर अगर कोई भी कंपनी अपने उद्देश्य वाक्य के बाहर कोई भी काम करती है उसके ऊपर केस कर दिया जा सकता है और वो काम क्या होता है, वॉइड होता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हों। किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।